हाय गाइस, मैं आज आपको एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत जो आने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेडियो एक्टिव का। तो रेडियो एक्टिव टॉपिक पे आज आपको सिखाएंगे कि इसकी भी खोज जो है बड़े ही अद्भुत रीति से हो गई। और ये वेरी नेचुरली जो हेनरी बैकरल थे, हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट थे, हेनरी बैकरल, ठीक है। और ये एक्सीडेंटली इसकी खोज किया हेनरी सॉरी बैकरल, ठीक है, बैकरल, ठीक है। हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था कि एक दिन अपने घर पे इनके पास में फोटोग्राफिक प्लेट थी, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट, और एक यूरेनियम साल्ट लेके आए किसी काम से, और दोनों को यूरेनियम साल्ट को और दोनों को कागज में ब्लैक पेपर से इसको लपेट दिया, ठीक है, इसको ब्लैक पेपर से लपेटा, ठीक है, और इसको भी एक पेपर से लपेट करके, ब्लैक पेपर से लपेट करके रख दिया, ठीक है। दोनों को एक साथ ड्रायर में रख दिया, ठीक है, ड्रायर में रख दिया, यूरेनियम साल्ट और फोटोग्राफिक प्लेट को ड्रायर में रख दिया। कुछ समय के बाद ये क्या देखते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट कुछ दिनों के बाद उठाते हैं। ऐसा इनका इंटेंशन नहीं था, कुछ स्टडी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जहां पर स्टडी करते थे वहीं पर ये दोनों को उठा करके ड्रायर में डाल दिया। और जब ड्रायर में डाल दिया तो क्या देखते हैं कि वो पूरा कमरा अंधेरा है, सनलाइट भी नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट तो सनलाइट में खराब हो सकती है, लेकिन सनलाइट नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ धब्बे बन गए, ठीक है, कुछ धब्बे बन गए। बोला कैसे खराब हो गए, लाइट भी नहीं है कमरे में, और कैसे एक्सपोज हो गए, क्यों खराब हो गए। तो इसको इन्होंने डेवलप किया। जो डेवलप किया तो जो फिगर निकल गया, जो चित्र निकल के आया, जो इमेज निकल के आए, वो एग्जैक्टली यूरेनियम साल्ट की इमेज थी। इन्होंने कहा अरे इसको हमने कपड़े में लपेट करके रखा था, मगर ये कैसे, इसका प्रभाव इसमें कैसे आ गया। तो इन्होंने फिर कहा कि इसका मतलब हो गया कि कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप रेजेस को, किरणों को इमिट करते हैं, ठीक है। तो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है उसको उन्होंने कहा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो क्या कहेंगे आप? वो एलिमेंट, those element emits spontaneously without any external force is called radioactive एलिमेंट, RAE, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कुछ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो स्टडी किया तो कई एलिमेंट, जैसे थोरियम है, ठीक है, थोरियम, पोलोनियम, पोलोनियम, रेडियम और यूरेनियम तो है ही है। ये सब को ये पाया कि ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव थे, जो अपने आप स्वतः जो है ऑटोमेटिकली कुछ इमिशंस करते रहते हैं, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के इनमें इमिशन होता रहता है, इसमें से एनर्जी। और इसके अंदर की जो क्षमता होती है ये भी होती है कि कागज जैसी चीजों को भेदने की भी क्षमता इनके अंदर होती है, ठीक है। जब ये पता चल गया कि कागज को, मोटे पेपर को भी ये भेद करके जा सकती है, तो इस पर स्टडी अब अनिवार्य था कि ऐसे तत्वों की स्टडी की जाए। तो करीब 1890 के आसपास हेनरी बैकरल का काम यहीं पर समाप्त होता है,
ठीक है, इनका और रोल अलग है। लेकिन हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब कहीं सवाल पूछा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की किसने खोज की, तो वो बताएंगे आप, किसको बताएंगे, हेनरी बैकरल को, ठीक है। लेकिन हेनरी बैकरल के बाद जब इतना उस खोज जब हो गई, तो उसके बाद में आते हैं ई रदरफोर्ड, ठीक है, ई रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके स्टूडेंट जो है आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री के, और स्टूडेंट इनके अंदर में रिसर्च कर रहे थे। तो ये सब मिलकर के इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक लेड का ब्लॉक लेते हैं, लेड ब्लॉक। आप पूछोगे लेड ब्लॉक क्यों लिया, तो लेड ब्लॉक इसलिए लिया क्योंकि लेड जो है रेडियो एक्टिव में तो बहुत स्टेबल एलिमेंट होता है नेचर का। लेड क्या लिया इसमें इन्होंने, लेड ब्लॉक, लेड, एलईडी लेड, ठीक है, लेड ब्लॉक, ठीक है, इन्होंने लेड ब्लॉक लिया। और इस लेड ब्लॉक के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया, यूरेनियम को रख दिया, ठीक है, यूरेनियम का टुकड़ा रख दिया। और इसके बाद में यहाँ पर एक कांच की, एक शीशे की दीवार लगा दी, और इसको कुछ इस तरह से फिट किया कि एक छेद इसमें से छोटा सा कर दिया, छोटा सा। और इसको इस प्रकार से इन्होंने ये कैविटी बनाई थी लेड की कि ये किरणें और कहीं ना जाए, बल्कि उसी होल से होकर के इससे जो इमिशन हो, हम स्टडी करेंगे इसकी इमिशन की, क्योंकि इमिशन स्वतः होता रहता है, ठीक है। ये भी बड़ा विचित्र, आगे आप पढ़ोगे कि कोई कोई आइटम जो होता है यूरेनियम का, क्योंकि यूरेनियम जो यहाँ पर रखा हो केवल एटम नहीं है, एक टुकड़ा है, तो इसके कुछ एलिमेंट हैं जो हमेशा क्या करते हैं, एनर्जी को या रेस को इमिट करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे नहीं करते, बहुत सारे वो कैविटी में रहते हैं, जो हम जब आगे की थ्योरी हम पढ़ेंगे, फोटॉन थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो है जो फ्री होना चाहते हैं, फ्री हो रहे हैं, तो फ्री होकर के वो क्या करते हैं, कुछ किरणों को, कुछ रेज को निकालते हैं, ये रेज निकलती है, ठीक है। और रेज निकलती हैं तो ऐसे जा रहे हैं सीधे। लेकिन जब इन लोगों ने रदरफोर्ड इनके स्टूडेंट ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, ठीक है, जिस तरह से जे थॉमसन ने किया था, 2 प्लेट लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया गया इसके चारों तरफ, ये बिल्कुल अभी कि रेज बाहर ना जाए, इस तरह से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, ठीक, प्लेट लगा करके इसको और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और जब बैट ऑन किया गया तो जब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से, ये दोनों प्लेट के बीच से जिस रेज को जब निकाला गया, तो ये जो रेज थी, कुछ रेज तो इधर चली जाती हैं, कुछ रेज इधर चली जाती हैं, कुछ रेज यहाँ चली जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी थी, ठीक है। और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका इफेक्ट आप आसानी से देख सकते थे। तो इन्होंने देखा जो पॉजिटिव की ओर जा रही है उसमें उसकी स्टडी किया, ठीक है। ये रेज का नाम, एक का अल्फा रखा, एक का बीटा रखा, और ये क्योंकि लास्ट में इस रेज की खोज हुई थी तो इसको गामा रखा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एक दिन में एक्सपेरिमेंट नहीं हो गया, ये चला है, सालों चला, ठीक है। ये 1889 में अल्फा बीटा रेज की खोज हुई, लेकिन गामा रेज की जो खोज होती है वो 1900 में होती है, ठीक है। और उनके एक स्टूडेंट ने किया था, समझ गए। तो ये अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के रेज निकलती हैं। बीटा रेज के बारे में देखा गया कि बीटा रेज जो है, जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी ओर बेंड होती है, उसकी ओर जो है ये बेंड होती है, और जो अल्फा रेज होती है वो निगेटिव प्लेट की ओर बेंड होती है। तो इससे से पता चल गया कि ये जो है, जब इनकी स्टडी की गई तो ये पाया गया
कि इनकी भी अलग अलग क्वालिटी है। और गामा की जब खोज की गई तो गामा की अलग क्वालिटी है क्योंकि न्यूट्रल है, ये ना पॉजिटिव को जा न्यूट्रल सीधे जाती है फोटोग्राफी प्लेट पर, अपना बड़ा इफेक्ट डालती है, बड़ा प्रभाव डालती है। ओके, तो ये हो गया। अब जब अल्फा रेज की जब स्टडी की गई, बीटा रेज की स्टडी की गई, तो ये स्टडी से बहुत ही रहस्यमय चीजें निकल करके आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि जब इन्होंने देखा कि एक अल्फा रेज जब निकलती है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो मान लिया जाए कोई एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का मास जो है 235 है, ठीक है, मास 235 है और इलेक्ट्रॉन उसके 91 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 91 है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और मास जो होता है न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। तो ये 91 है, ये 235 है। अब इसमें से यदि एक अल्फा रेज निकाल दी जाए, एक अल्फा रेज, तो एक अल्फा रेज का मतलब होता है ये 2 हीलियम आयन के बराबर होता है, 2 हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, लेकिन ये याद रखना हीलियम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस मतलब हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, उनकी जो संख्या का योग है उसके बराबर होता है ये अल्फा। यानी जब एक अल्फा कब निकलेगा तो इसका मतलब हो गया कि इसको थोड़ा और विस्तार दें तो ये कह लीजिए कि अल्फा में जो मास होगा वो 4 का मास की कमी आ जाएगी और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन में 2 की कमी आ जाएगी। ठीक है, 2 4 की कमी आएगी। ठीक है, तो ये जब निकलेगा इसका भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 है तो प्रोटॉन 2, यानी मास कितना हो गया, और न्यूट्रॉन 2 होते तो मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा 2 + 2, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस 2 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, ये चीज है सर, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको आप समझ लीजिए, हीलियम इस तरह से लिखते हैं 2, ठीक है, हीलियम में ये 2 होता है। ठीक है, लेकिन ये 2 4 होता है, ठीक है, हीलियम का 2 4 होता है। ठीक, लेकिन जब इसका आयन रूप में लिखते हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं, आयन रूप में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी को इसने दे दिया तभी पॉजिटिव चार्ज हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझिए। अब जब इसी से किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मान लिया जाए जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बी एलिमेंट में। ये एलिमेंट किसमें चेंज हो जाएगा, बी एलिमेंट में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो चेंज आ जाएगी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो 91 में से 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें मास की संख्या कितनी कम हो जाएगी, 4 नहीं हो जाएगा, 234 की हो जाएगा। ठीक है, और जब इन्होंने इसी प्रकार से बीटा रेस की स्टडी किया तो पाया कि बीटा अगर जो निकलता है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी एलिमेंट आपने लिया जो 89 इसका मास है और इलेक्ट्रॉन है, और 234 ये 31 है। ठीक है, 231 इसका मास है, और इसमें से बीटा रेज जब निकाली गई तो बीटा रेज का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसलिए कहा ये जो बीटा रेज है इनको कहा स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको कहा गया। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हो गया यहाँ पे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी अगर जो सी का एलिमेंट बनेगा तो इसका 90 हो जाएगा और इसके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बीटा रेस में ये पाया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये एलिमेंट बना था सी और इस पर जब गामा रेस की स्टडी किया तो ये पाया जब गामा रेज निकलता है तो कोई चेंज नहीं होता है, जो इसका 90 था इलेक्ट्रॉन 90 रह जाते हैं और जो मास इनका
231 था वो 31 रह जाता है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो एक बीटा रेज निकलने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, और एक अल्फा रेज निकलने से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है, और मास में 4 यूनिट की कमी हो जाती है। इसके मास में बीटा रेज निकलने से मास में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया कि बीटा रे जो कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों की इस पूरी स्ट्रीम है, ठीक है। और ये जो रेज है अल्फा बीटा गामा रेज, ये विशेषकर किसमें पाई जाती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये 3 रेज पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल इस प्रकार से आता है कि यदि मान लिया जाए कोई एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट से 2 अल्फा निकाल दिया और 2 बीटा निकाल दिया, तो जो वाई एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, कर लेंगे। एक्स एलिमेंट है जिसका मान लिया जाए 230 है, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा 230 है, और इसका मान लिया जाए दे दिया गया 90 है, ठीक है। तो 2 अल्फा निकाल देंगे और 2 बीटा निकाल देंगे, तो सब इसमें क्या हो जाएगा, जब अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 231 माइनस 2 अल्फा है, एक अल्फा निकालने से 4 की कमी आती है, तो 2 के निकालने से 2 गुणे 4, और यहाँ पर 90 है, इधर हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए आपको 90 है। तो 90 में 2 अल्फा निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, एक अल्फा निकलने से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो 2 अल्फा निकलने से 2 इंटू 2, और 2 बीटा भी निकल रहे हैं, तो क्या करेंगे, बीटा निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, तो इसका मतलब हो गया +2, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा, वाई, यानी 4 निकाल दीजिए तो कितना बनेगा 1, और 30 में से 3 निकाल दो तो 26 नहीं 27, ठीक है, 27 यानी 2227, ठीक है, 227, और यहाँ पे यानी 2 निकलना पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 घट जाएगा, ठीक है, तो 2 ही निकलेगा, तो इसमें बच जाएगा आपका 88, ठीक है, यानी y 88, ठीक है। जो दूसरा एलिमेंट बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 88 हो जाएगी, और उसके मास का जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलाकर के 227 होगा, ठीक है। ओके, सो ये इस तरह से न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। तो हम उम्मीद है कि आप न्यूमेरिकल सवाल कर लेंगे, इससे जुड़ा कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है आप करने में सक्षम होंगे, ठीक है। सो थैंक यू। यदि कोई भी प्रकार का डाउट है तो कृपया करके बिना हेसिटेट किए आप हमसे पूछे, और हम आपको 24 घंटे तैयार रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। बस मेरा उद्देश्य है कि आप सफल हों, आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य में सफलता हासिल करें, और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। तो आप कमेंट लिखिए, आप सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस वीडियोस को देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।